नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम लसिका के बारे में पढ़ेंगे। लसिका यानी कि लिम्फ। लिम्फ एक्चुअली क्या होता है कि ये एक तरल पारदर्शक और रंगहीन द्रव होता है। ये इसका फिगर है। ये पारदर्शी होता है जिसमें कि क्या होता है, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, ये कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। और ये क्या होता है, ये फ्लूइड टिश्यू का ही रूपांतरित रूप होता है जो रक्त कोशिकाओं की जो दीवार है उनसे डिफ्यूज होकर जब रक्त बाहर निकलता है तो इन कोशिकाओं में धक्का लगने की वजह से उसमें से दीवार से ये छनकर रक्त के प्लाज्मा का कुछ भाग जो है टिश्यू और टिश्यू सेल के बीच इकट्ठा हो जाता है। इसका फिगर में दिखा दे रही हूँ। ये है, यहाँ से ये देखिए ब्लड जा रहा है, ये टिश्यू है, टिश्यू सेल से इसके बीच में ये इकट्ठा हो जाता है। तो जो लिम्फ का है इसका परिसंचरण भी बंद प्रकार की वाहिनी में होता है और इसमें क्या होता है कि आरबीसी का अभाव होता है, आरबीसी इसमें नहीं रहता है और प्रोटीन की मात्रा जो है इसमें रक्त से कम होती है। तो इसमें क्या डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में जिसमें कि मुख्यतः आपका ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होता है और इनकी संख्या आपका 2000 से 20,000 तक प्रति मिलीलीटर रक्त में होता है। और इसमें आरबीसी प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं और लसिका की जो बनावट है वो लगभग प्लाज्मा के समान ही होता है, लेकिन परंतु जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा में अंतर होता है। और लसिका में 94% जल पाया जाता है और ठोस पदार्थ आपके 6% होते हैं। इस ठोस पदार्थ में आपके प्रोटीन, वसा, कार्बोज और यूरिया पाया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार। लसिका आपका तरल पारदर्शी रंगहीन द्रव्य है, इसके फिगर्स देखने से ही पता चल जा रहा है। फिर इसमें क्या है, अब पारदर्शी है, रंगहीन है, तो इसमें रेड आरबीसी तो पाया नहीं जाएगा, तो आरबीसी और प्लेटलेट्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या, ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, इनकी संख्या क्या होती है 2000 से 20,000 तक और 2000 से 20,000 मिलीमीटर रक्त में, प्रति मिलीमीटर रक्त में। और इसमें जल कितना होता है 94% और ठोस पदार्थ 6% होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, 6%, 94% याद होगा कि नहीं। तो आपको जो 6 है, या तो आप उसको जो आपका लूडो आप खेलते हो उसमें 6 नंबर अलग से दिखते हैं ना रेड कलर के, बाकी और नंबर ब्लैक होते हैं, या तो उससे याद कर लो या जिस तरीके से आपको इजी पड़े। तो 6 नंबर अलग कर दो। 6 जब ठोस पदार्थ होंगे, आपका लूडो को और वो जो होता है उस वो ठोस होता है ना, तो उसमें 6 नंबर अलग से होता है। तो ठोस पदार्थ 6% है, बाकी जो बचते हैं वो आपका जल होता है। अब ठोस पदार्थ में क्या क्या होगा, जैसे हम ये तो हमारे ब्लड से ही निकलता है, तो हम जो भी ये खाने में आवश्यक जो होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, यही सब होते हैं ना, विटामिन, खनिज, लवण, तो प्रोटीन, वसा और कार्बोज रहेंगे और फिर यूरिया रहेंगे। प्रोटीन, वसा, कार्बोज और यूरिया, ठोस पदार्थ में प्रोटीन, वसा, कार्बोज और यूरिया, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट, लसिका का निर्माण। लसिका जो है ये ब्लड सर्कुलेशन के दौरान जो होता है, लंग्स से जो है शुद्ध रक्त, जब ये देखिए रेड वाला जो है ये शुद्ध है और ये ब्लू वाला अशुद्ध है, तो शुद्ध होकर हार्ट से आता है और हृदय में क्या होता है, संकुचन, जब कोई चीज दबाते हैं तो बाहर निकलता है ना, जब संकुचित होता है तो यह क्या करता है, रक्त धमनियों में जाता है, क्योंकि धमनियों में दबाव पड़ता है। अब धमनी में जाता है तो धमनी में दबाव, कोई चीज, अब बलून लीजिए, बलून जब खाली रहता है तो उसमें दबाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही बलून में आप पानी भर दोगे तो उस पर दबाव पड़ेगा।
तो इस दबाव के कारण क्या होता है, रक्त केशिकाओं की दीवार से डिफ्यूज होकर रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग जो है उत्तक तथा मतलब टिश्यू या टिश्यू सेल्स के बीच इकट्ठा हो जाते हैं। ये टिश्यू सेल्स है, इसके बीच में कुछ भाग इकट्ठा हो जाएंगे और यही तरल पदार्थ क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आपका हृदय से शुद्ध होकर रक्त आपका धमनियों में जाता है, और जब धमनियों में जाता है तो प्रेशर की वजह से क्या होता है कि कुछ भाग जो है वो डिफ्यूज हो जाता है, और जो ये डिफ्यूज होता है वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है, ये जो टिश्यू सेल्स हैं उनके बीच इकट्ठा हो जाता है, और जो ये इकट्ठा हुए रहते हैं यही तरल भाग क्या कहलाते हैं, लिम्फ कहलाते हैं। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, टिश्यू, क्या बताया था आपको अभी, टिश्यू फ्लूइड से टिश्यू फ्लूइड के द्वारा इनका निर्माण होता है और इनका परिसंचरण भी बंद होता है। नेक्स्ट देखते हैं लसिका का कार्य। यौन ऊतकों तथा कोशिकाओं को पोषण पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। जहाँ रक्त कोशिकाएं नहीं पहुंच पाती है तथा रक्त आसानी से नहीं पहुंच पाता है। जहाँ की आपके शरीर में रक्त नहीं पहुंच पाता है वहां पे पोषण प्रदान करने का कार्य किसका होता है, लसिका का होता है। यह प्रोटीन का संवहन तरल द्रव्य से रक्त में करता है। विभिन्न प्रकार के रोगों से शरीर की रक्षा करता है। लसिका आंत से लसिका तंत्रों द्वारा वसा का अवशोषण करता है। उसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के निर्माण में सहायता करता है। यह अधिकतम ऊतक द्रव तथा विकारों को बाहर निकालता रहता है जिससे कि ऊतक द्रव का संतुलन बना रहे। फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं। लसिका का फर्स्टली क्या कार्य है। अब सोचो अगर रक्त सब जगह पहुंच जाता है, सब जगह वो प्रोटीन और वसा को पहुंचाता है, सारे न्यूट्रिशन वैल्यू जो होते हैं वो सारे पहुंचाते हैं, तो फिर लसिका क्या करेगा। तो लसिका का कार्य है, लसिका क्या करती है कि जहाँ पे भी ब्लड नहीं पहुंच पाता है वहाँ पे पोषण प्रदान करने का कार्य किसका होता है, लसिका का होता है। तो पहला है यौन ऊतकों और कोशिकाओं को पोषण पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाती है जहाँ रक्त कोशिकाएं नहीं होती है या रक्त आसानी से नहीं पहुंच पाता। दूसरा काम, ये प्रोटीन का संवहन तरल द्रव्य से रक्त में करता है। तो ये तरल द्रव्य से प्रोटीन लेकर रक्त में पहुंचाता है। फिर विभिन्न प्रकार के रोगों से शरीर की रक्षा करता है। कैसे करता है, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, नलिका जो लिम्फ नोड होते हैं ना उसमें आकर वो उनको अलग कर देता है। जो टॉक्सिन होते हैं उनको लिम्फ नोड अलग कर देता है। इस प्रकार ये रोगों से रक्षा करता है। फिर लसिका आंत से लसिका तंत्रों द्वारा वसा का अवशोषण करता है। फिर इसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के निर्माण में सहायता मिलती है। जो लिम्फोसाइट मोनोसाइट इनका क्या कार्य होता है, ये क्या करते हैं, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं और शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। फिर ये अधिकतम ऊतक द्रव्य का तथा विकारों को बाहर निकालता है जिससे ऊतक द्रव का संतुलन बना रहे। शॉर्ट में बता रहे हैं जैसे कि लसिका का कार्य है सभी कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना यहाँ के रक्त नहीं पहुंच पाता है। फिर प्रोटीन और वसा के लिए, फिर रोगों से रक्षा करती है और जितने भी विकार होते हैं और तुम्हारे टॉक्सिन होते हैं उनको बाहर निकालती है। लिम्फोसाइट मोनोसाइट्स के निर्माण करती है। लिम्फोसाइट मोनोसाइट्स का इसलिए क्योंकि ये हमारी रोगों से वायरस का जो होता है उसका भक्षण कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट लसिका परिवहन तंत्र। लसिका के लिए सबसे पहले क्या है कि इसके पार्ट्स याद कर लेते हैं। लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फ वेसल्स है, और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है पहला,
दूसरा है लिम्फ वेसल, फिर लिम्फ नोड है, फिर लिम्फ डक्ट होता है, इसमें नहीं, लिम्फ डक्ट होता है, और उसके बाद स्प्लीन होता है। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले लिम्फेटिक कैपिलरी, इसको लसिकी केशिकाएं भी कहते हैं। ये जो है रक्त केशिकाओं के समान लसिकी केशिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, ऊतकों के किनारों से अत्यंत ही पतली हेयर के जैसी वाहिनियों के रूप में उत्पन्न होती है। और ये कैपिलरीज क्या करती है, ऊतकों का सारा द्रव एकत्रित करती हैं, और लसिका केशिकाएं ही आपस में मिलकर लसिका लिम्फ वेसल्स का, ये देखिए पतली पतली हैं, फिर जाके एक हो जा रही है, देखिए ये वेसल्स है। तो लिम्फ कैपिलरीज ही आगे सारे मिलके जो धागे जैसी हेयर जैसी संरचना है वो इकट्ठा होके लिम्फेटिक वेसल बनाती है, जहाँ से ये उत्तक द्रव लसिका कोशिकाओं द्वारा लसिका वाहिनियों में से में ले जाया जाता है। इसके ऊपर बताया था ना यहाँ पे, ये उत्तक है, सेल्स टिश्यू है सेल, और यहाँ ये देखिए लिम्फेटिक कैपिलरीज है, ये यहाँ से लिम्फ को एकत्रित कर रही है। अब लिम्फेटिक कैपिलरी से जो होता है लिम्फ, फिर आपके लिम्फेटिक वेसल में आता है। तो इनका निर्माण क्या होता है, लसिका कोशिकाओं के आपस में मिलने से होता है, और इनकी दीवार क्या होती है, पतली, तथा रचना इनकी क्या होती है, सिराओं की तरह ही होती है। और इसमें क्या होता है, प्याले के समान एक तरफा वो कपट लगा होता है, दरवाजे की तरह होता है, जो लसिका को केवल सिराओं की ओर जाने देता है तथा उल्टी दिशा में बहने से रोकता है। इस तरह लसिका इनकी सहायता से लसिकी नोड, मतलब लिम्फेटिक नोड तक ले जाया जाता है। ये लिम्फेटिक नोड है, ये कैपिलरी से वेसल्स में आया, वेसल्स से यहाँ नोड में जाएगा। लसिका वेसल्स जो है आपस में मिलकर दो बड़ी वेसल्स का निर्माण करती हैं, जो कि एक शरीर के दाहिने ओर होती है और एक बाएं ओर होती है। दाहिनी जो वक्षी लसिका वाहिनी होती है, शरीर के दाएं भाग जैसे वक्ष, सिर, गला, दाएं बाएं से लसिका लाती है, और इसी तरह जो बाएं साइड की होती है वक्षी लसिका वाहिनी, वो क्या करती है, शरीर के बाएं भाग से वक्ष, सिर, गला, बाएं भाग से लसिका लाती है। जो बाया वक्षी लसिका वाहिनी होती है वो दाएं लसिका वाहिनी से कुछ बड़ी होती है, और ये क्या करती है, बाई सब सब क्लेवियर सिरा जो होता है उसमें आकर खुलती है, और जो दाहिनी वक्षी लसिका वाहिनी होती है वो दाहिनी सब क्लेवियर सिरा में खुलती है। लिम्फेटिक नोड्स के बारे में पढ़ते हैं। लसिका वाहिनी में जगह जगह पर विभिन्न आकार की छोटी छोटी गांठें हैं, ये गांठ की तरह बनी है, गांठें होती हैं जो लिम्फेटिक नोड्स कहलाती है। तो लिम्फ वेसल जो होते हैं लसिका को इस लसिका नोड तक लेकर आती है, यहाँ से लिम्फ इकट्ठा किया और यहाँ से वेसल से ये नोड तक आई, और इस नोड में लसिका कोशिकाओं का जाल होता है जिसमें कि लिम्फोसाइट्स कणिकाएं स्थित होती हैं, और ये नोड्स आपस में क्या करती हैं, कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़ी होती है। इनका कार्य क्या होता है, ये एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन का निर्माण करती है, और लसिका से जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको अलग करती है, और WBC की पूर्ति करती है। यहाँ से लाया वेसल से यहाँ पे ये लसिका की हानिकारक जीवाणुओं को अलग करेगा, WBC की पूर्ति करेगा, फिर इसको आगे बढ़ाएगा। लिम्फेटिक डक्ट क्या होता है, ये लसिकी नोड से चलने के बाद लसिकी वाहिनियों द्वारा लसिकी लिम्फेटिक डक्ट में पहुंचता है, और इस तरह लसिका पूरे शरीर में परिसंचरण करता है। लसिका जो होता है वो जो होता है हृदय की ओर पेशियों के सिकुड़ने से
जो उत्तक दबाव पड़ता है उसके कारण बढ़ता है। उसके अलावा जो हृदय की धड़कन है वो भी लचका दर के परिसंचरण में सहायता करती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। लिम्फ कैपिलरीज, वेसल्स, नोड और डक्ट। कैपिलरीज से क्या करता है, जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यू सेल्स होते हैं, उसमें से लिम्फ इकट्ठा करेगा। ये जाली की तरह, रेसे की तरह, धागे की तरह संरचना होती है। फिर ये सारे जो पतले पतले धागे हैं ये इकट्ठा होके एक नली बनाते हैं जिसे वेसल कहते हैं। इसमें कपाट लगे होते हैं ताकि जो लसिका होती है वो एक ही साइड बह रह सके, वो वापस पीछे न जा सके। वेसल से ये नोड में आते हैं। नोड पे यहाँ पे इसका शुद्धिकरण होता है, मतलब जो विकार वाले और खराब चीज़ें होती हैं उनको निकाल के इसमें डब्ल्यूबीसी की पूर्ति होती है। फिर इसके आगे ये बढ़ के डक तक जाता है। ये जैसे कि रक्त का होता है वैसे ही ये भी एक दायां और एक बायां भाग होता है। जो दायां होता है वो दाएं पार्ट से लसिका लेता है और उस वहाँ पहुंचाता है दाएं भाग तक, और जो बायां होता है वो बाएं वक्ष, सिरा, गला आदि से लसिका लाती है। और जो ये बाई वक्षी लसिका वाहिनी होती है वो दाई लसिका वाहिनी से कुछ बड़ी होती है। अब इसका सीक्वेंस कैसे याद करेंगे, जैसे पहला कैपिलरी है, दूसरा वेसल्स है, तीसरा नोड्स है और चौथा डक्ट है। तो सिर से स्टार्ट करते हैं ना हमेशा, कैप। तो कैप से स्टार्ट हुआ, उसके बाद वेसल्स आया। फिर किसी चीज को, जैसे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उसकी नॉट बांध के हम डंप कर देते हैं। तो नोड और डक्ट, कैपिलरी से कैप, वेसल, नोड मतलब नॉट बांध दिया और डक्ट डंप कर दिया। कैपिलरी, वेसल्स, नोड्स और डक्ट। नेक्स्ट है स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है वो इसे प्लीहा या तिल्ली भी कहा जाता है। यह एब्डोमिनल जो होता है, एब्डोमिनल कैविटी होता है और में स्टमक के पास नीलापन लिए हुए गहरे लाल रंग का होता है और इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका वजन जो है 200 ग्राम होता है। यह ग्लैंड जो है वो अमाशय तथा वक्षोदर के मध्यस्थ पेशी के बीच में रहता है। इसका ऊपरी भाग तो चिकना होता है लेकिन अंदर से ये देखिए स्पंज की तरह होता है। इसमें रक्त की बड़ी बड़ी नलिकाएं आकर मिलती हैं। ये ग्रंथि जो है, ग्लैंड जो है, ये स्प्लेनिक पल्प, ये देखिए पल्प भरे हुए ना, स्प्लेनिक पल्प नामक टिश्यू की बनी होती है और इससे स्प्लेनिक कैप्सूल से ये आच्छादित होता है, मतलब ढका रहता है। ये कैप्सूल लिखा है ना, ये स्प्लीन है तो स्प्लेनिक ही होगा। पल्प भरा होगा तो स्प्लेनिक पल्प होगा। तो कैप्सूल से आच्छादित होता है, इसके अंदर पल्प भरे रहते हैं। और इसमें प्लिया में क्या होता है, रक्त केशिकाओं का जाल, ये देखिए पूरे जाल बिछे हुए हैं। रक्त केशिकाओं का जाल बिछा होता है जिसमें कि लिम्फोसाइट्स, क्लिनिक सेल तथा आरबीसी भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट्स, क्लिनिक सेल और आरबीसी पाया जाता है। आर्टरी, आर्टरी जो कैपिलरीज होता है वो प्लीहा या स्प्लीन केशिकाओं के साथ मिलकर ये व्हाइट पल्प बनाता है। यहाँ देखिए ये व्हाइट पल्प है ना, ये किससे बनता है, आर्टरी, कैपिलरी और क्लिनिक केशिकाओं के साथ मिलकर व्हाइट पल्प बनता है। और इस जिसे क्या कहते हैं, स्प्लेनिक नोड्यूल्स। और इसी जो श्वेत पल्प में है, भ्रूणावस्था में रक्त केशिकाओं, कणिकाओं का निर्माण होता है। Nodule.
जो आरबीसी तथा लिम्फोसाइट्स है वो रक्त कोशिकाओं के साथ मिलकर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। ये जो आपका स्प्लीन है ये किस रंग का होता है? नीलापन लिए हुए लाल कलर का होता है। इसकी लंबाई 12, चौड़ाई 4 और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका वजन 200 ग्राम होता है। ये कहाँ उपस्थित होता है? ये अमाशय तथा वक्षोदर के मध्य पेशी के बीच रहता है। इसका जो ऊपरी भाग होता है वो चिकना होता है, लेकिन भीतर से ये देखिए स्पंज की तरह होता है। और इसमें क्या भरा होता है? रक्त की बड़ी बड़ी नलिकाएं होती हैं। ये पल्प है तो इसे स्प्लेनिक पल्प नामक उत्तक की बनी होती है। बाहर से ये कैप्सूल का से आच्छादित रहता है और इसमें ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा होता है। इसमें लिम्फोसाइट्स और स्प्लेनिक सेल आरबीसी पाया जाता है। आर्टरी कैपिलरी और स्प्लेनिक कोशिकाओं के साथ मिलकर व्हाइट पल्प का निर्माण करती हैं। ये किससे किससे मिलकर व्हाइट पल्प निर्माण होता है? आर्टरी कैपिलरी और प्लीहा की कोशिकाओं से। धमनी केशिका और प्लीहा केशिका। धमनी प्लीहा, धमनी प्लीहा। धमनी क्योंकि शुद्ध रक्त आएगा और प्लीहा से, प्लीहा में है तो प्लीहा, तो धमनी से और प्लीहा से मिलके ये व्हाइट पल्प का निर्माण करती है। इस व्हाइट पल्प को क्या कहते हैं? स्प्लेनिक नोड्यूल्स। इसी जो प्लीहा या प्लीहा गंड कहते हैं। इसी प्लीहा गंड में क्या होता है? ये जो श्वेत पल्प होते हैं इसमें भ्रूणावस्था में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो भ्रूणावस्था में रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? स्प्लेनिक नोड्यूल्स में या प्लीहा गंड में आपका भ्रूणावस्था में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। और बड़े होने पे अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी और लिम्फोसाइट्स मिला के क्या बनाते हैं? आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करते हैं। प्लीहा के कार्य। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है और होता है, बल्कि लाल आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये गलत है। अस्थि में निर्माण जो होता है वो वयस्क होने पे होता है। तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का ये निर्माण करता है और आरबीसी का विनाश जो होता है वो भी प्लीहा में ही होता है। लेकिन सिर्फ भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है, उसके बाद कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। फिर इसका विनाश इसमें होता है। इसमें कंफ्यूज होने की नहीं बात है, आप सिंपल इस तरह से याद कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं हो रहा है कि भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण प्लीहा में होगा, क्योंकि प्लीहा छोटी सी होती है ना। तो जब बच्चा छोटा होता है तो प्लेयर में हो जाता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, तो इसलिए अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अब याद हो जाएगा। तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का ही निर्माण करता है। आरबीसी का विनाश लेकिन प्लीहा में ही होता है। और प्लीहा क्या करती है? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है तथा इसे रक्त में डालती है और रक्त को स्वच्छ करती है तथा हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करती है। विभिन्न अंगों को जहाँ रक्त की कमी होती है उनकी क्षतिपूर्ति करती है, खासकर जब तनाव होता है, चक्कर आना है या अधिक रक्तस्राव हो जाने पर। और रोगावस्था में अब क्योंकि इतना ज़्यादा काम करेगी तो इसलिए जैसे हम ज़्यादा चल लेते हैं तो हमारे पैर फूल जाते हैं या फिर चोट लगने पे वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, तो इसी तरह अगर ज़्यादा काम करेगा कोई शरीर तो फूल जाएगा। तो रोगावस्था में इसका आकार बड़ा हो जाता है। और लेकिन जब नॉर्मल व्यवस्था होती है तो फिर अपने आप में स्वाभाविक रूप में आ जाता है। बिलिरुबिन का निर्माण भी प्लीहा में होता है। ये बिलिरुबिन क्या करता है? विभिन्न वर्णकों के संग्रह करने का कार्य करता है। यह लिम्फोसाइट्स और प्लेटलेट्स का भी निर्माण करता है। यहाँ मोनोसाइट्स का विकास होता है जो रक्त में परिसंचरण करता है तथा शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। फिर से रिपीट कर ले रहे हैं, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण करता है, प्लीहा में ही विनाश होता है आरबीसी का। एंटीबॉडीज का निर्माण करेगा, एंटीबॉडीज होगा तो फिर क्या करेगा? रोगों से लड़ने की क्षमता आएगी। फिर क्योंकि इसमें रक्त ज़्यादा होता है तो जहाँ पे रक्त की आवश्यकता होती है वहाँ क्षतिपूर्ति होती है, क्षतिपूर्ति करता है वहाँ पे।
फिर क्या होता है, अधिक काम करेगा तो फूल जाएगा, तो रोग की अवस्था में इसका आकार बड़ा हो जाता है। और जब रोग नॉर्मल अवस्था में इंसान आ जाता है तो वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। इसमें बिलिरुबिन का निर्माण होता है। बिलिरुबिन क्या करता है, ये बड़कों को संग्रह करने का कार्य करता है। इसमें लिम्फोसाइट्स और प्लेटलेट्स का भी निर्माण होता है और यहाँ मोनोसाइट्स का विकास होता है जो रक्त में प्रसरण करता है, तो जो शरीर के लोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है।